हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दोस्तों, आज हम बात करते हैं वर्ण व्यवस्था के बारे में। तो वर्ण व्यवस्था जो होती है वो सामाजिक विभाजन की, मतलब समाज के विभाजन की एक ऐसी व्यवस्था जहाँ लोगों को कुछ उनके जो गुण होते हैं उनके आधार पर उन्हें कुछ वर्गों में बांट दिया जाता है। तो शाब्दिक रूप से वर्ण व्यवस्था का जो मतलब है वो है वृत्ति, स्वभाव अथवा रंग। यानी कि जो विभाजन स्वभाव के आधार पर या गुणों के आधार पर हो या रंग के आधार पर हो, उसे हम वर्ण व्यवस्था कहते हैं। तो वर्ण का तात्पर्य व्यक्तियों के ऐसे समूह से है जो एक जैसे व्यवसाय से अपनी आजीविका उपार्जित करते हैं या जिनका स्वभाव एक जैसा है। यानी कि एक जैसे व्यवसायों से अपनी आजीविका उपार्जित करने वाले लोग एक ही वर्ण में आते हैं। यानी जिनके स्वभाव एक जैसे हों, एक जैसे उनके गुण हों, वो एक ही वर्ण में आते हैं। तो वर्ण जो हैं वो 4 बताए गए हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसलिए जो ये सामाजिक विभाजन की प्रक्रिया है और जिसमें जो व्यक्ति का विभाजन है वो उसके गुणों को ध्यान में रखकर किया गया है, ताकि जो लोग हैं वो समाज की आवश्यकताओं को एक दूसरे के साथ मिलजुल कर पूरा कर सके। जो ये वर्णों का विभाजन था ये पूरी तरीके से इस पर आधारित था कि जो समाज की आवश्यकताएं हैं उन्हें श्रम विभाजन के आधार पर अलग अलग गुणों के आधार पर उन्हें अलग अलग भागों में बांट दिया जाए, जिससे कि जो समाज की आवश्यकता है वो सही ढंग से पूरी हो सके और लोग अपने आप को एक दूसरे के पूरक बना सके। तो भारतीय समाज, चूँकि अभी बताया आपको मैंने, 4 वर्णों में विभाजित है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और तो जिनमें इनका जो विभाजन था वो ये देखकर किया गया कि किस वर्ण में किस गुण की सबसे ज़्यादा अधिकता है। तो जिनमें ज्ञान और धर्म के गुण ज़्यादा थे उन्हें ब्राह्मण वर्ण में रखा गया, और जिनमें जो है सात्विक और राजसी गुण थे, यानी कि जो योद्धा टाइप थे, उन्हें क्षत्रिय बनाया गया है, वो क्षत्रिय कहलाए। और पशुपालन और व्यापार में जो निपुण थे वो क्षत्रिय वर्ण में आए। और जिनमें किसी भी तरह का विशेष गुण नहीं था, हालांकि ये कहा गया है कि जिनमें किसी भी तरह का गुण नहीं था उन्हें सेवाओं के काम में लगाया गया, और इस वर्ण को जो है शूद्र वर्ण कहा गया। हालांकि ऐसा नहीं है कि इनमें कोई भी गुण नहीं थे, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जिनमें सेवा का गुण था उन्हें शूद्र वर्ण के अंदर रखा गया। इसलिए हम कह सकते हैं कि एक तरह से व्यक्ति के गुणों का विभाजन है। अब पढ़ते हैं वर्ण व्यवस्था की विशेषताओं के बारे में, जिसमें पहले नंबर पे आता है गुण तथा स्वभाव पर आधारित। जो ये वर्ण व्यवस्था थी इसका विभाजन व्यक्तियों के गुणों के आधार पर, यानी उनके स्वभाव के आधार पर किया गया था। ये जो सामाजिक स्थिरीकरण की ऐसी व्यवस्था थी जिसमें अगर व्यक्ति के गुणों में परिवर्तन हो जाता था तो वो अपनी सदस्यता को बदल सकता था। तो ये पूरी तरीके से गुण और स्वभाव पर आधारित विभाजन था। दूसरे नंबर पर आता है अधिकारों का निश्चित संस्तरण। जो इन 4 वर्णों में लोगों को बांटने का मकसद सिर्फ यही था ताकि जो वर्ण थे, चारों वर्ण, उन्हें उनके अधिकारों से यानी उनके कर्तव्यों से जो है परिचित कराया जा सके, और उन्हें अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए उनकी तरफ जो है उन्हें का ध्यान दिलाया जा सके, और ताकि जो कर्तव्य है वो पहले से निश्चित हो सके और व्यक्ति अपने कर्तव्यों को सही ढंग से पूरा कर सके। जैसे कि ब्राह्मण का काम जो है, ब्राह्मण वर्ण था, उसका काम था लोगों को खुद ज्ञान लेना और लोगों को ज्ञान देना था। दूसरी तरफ जो क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र थे, उनका क्षत्रियों का काम जो था वो युद्ध लड़ना, चूँकि वो योद्धा टाइप होते थे, और वैश्यों का काम व्यापार करना, और शूद्रों का उन सभी जो वर्ण थे उनकी सेवा करना था। तो इसलिए अधिकारों का ऐसा विभाजन था जिससे कि जो है एक संस्तरण बना रहे ऊंच नीच का, और लोग अपने ढंग को अपने वर्ण के मुताबिक सही से काम को कर सके। तीसरे नंबर पे आता है व्यवसाय का आनुवांशिक स्वरूप। इसमें जो वर्ण में जो व्यवसाय किसी के भी लिए, जो जिस वर्ण से जो व्यक्ति संबंधित होता था, उसका वर्ण जो उसके लिए व्यवसाय निश्चित करता था, उसे
उसी को ही आनुवंशिकता के आधार पर उसे हमेशा करना होता था। जैसे अगर ब्राह्मण बालक है तो उसका काम जो था वो ज्ञान का संग्रह करना और दूसरों को ज्ञान देना होता था। उसी तरीके से जो क्षत्रिय थे उनका काम जो था वो प्रजा की रक्षा करना, युद्ध करना और धर्म का पालन करना था। वैश्य पशुपालन किया करते थे यानी व्यापार करते थे, धन संग्रह करते थे। और शूद्रों का जो एकमात्र जो काम था वो था अपने से जो ऊपर के तीनों वर्ण हैं उनकी सेवा करना। तो एक तरीके से व्यवसाय वर्णों में निश्चित हो जाया करता था और जो जिस वर्ण से संबंधित होता था वो उसी वर्ण से जुड़ा हुआ व्यवसाय करता था। चौथे नंबर पे आता है अनुलोम विवाह का नियम। जो वर्ण व्यवस्था थी इसमें इसे स्थायी बनाने के लिए इसमें अनुलोम विवाह का नियम रखा गया था। यानी कि कोई भी किसी भी वर्ण की स्त्री अपने से ऊंचे वर्ण के ही जो पुरुष है उससे विवाह करेगी। इस तरह का नियम इस वर्ण व्यवस्था में रखा गया था। इसमें ऐसा कोई भी अनुमति नहीं दी गई थी कि जहाँ उच्च वर्ण की स्त्री किसी निम्न वर्ण के व्यक्ति से विवाह करे। 5वें नंबर पे आता है श्रम विभाजन तथा विशेषीकरण। वर्ण व्यवस्था ये जो वर्ण व्यवस्था के आधार पे जो समाज का विभाजन था इसका जो उद्देश्य था वो यही था कि लोगों को अपने काम में निपुण बनाया जा सके, श्रम का विभाजन हो सके और उसमें विशेषीकरण यानी उसमें निपुणता आ सके। तो ये एक तरह से एक ऐसी व्यवस्था थी जहाँ लोग अपने अपने गुणों के आधार पर यानी अपने अपने जो उनके पास गुण थे उसके आधार पर दूसरे की आवश्यकताओं को पूरा करते थे। इस तरह इस सहयोग के आधार पर जो थी समाज की व्यवस्था बनी रहती थी। 6ठे नंबर पे आती है गुणात्मक प्रेरणा। एक तरह से जो वर्ण व्यवस्था थी इसका जो मतलब था वो यही था कि जो लोगों की योग्यता और कुशलता है, पहली बात तो उसमें जो है उसमें वृद्धि की जाए और दूसरा जो है इसे मजबूत बनाने के लिए व्यक्ति को प्रेरणा दी जाए कि वो जितना अच्छे से अपने वर्ण के जो कर्तव्य उन्हें पूरा करेगा उतना ही उसका जो आगामी जीवन है, आने वाला जीवन है वो उतना ही अच्छा रहेगा। 7वें नंबर पे आता है आध्यात्मिकता। हालांकि ये जो व्यवस्था थी ये सामाजिक व्यवस्था थी लेकिन इसे एक तरह से नैतिक दायित्वों से और धर्म से जोड़ देने के कारण ये एक आध्यात्मिक व्यवस्था भी बन गई थी। तो वर्ण व्यवस्था हालांकि स्वधर्म पालन से संबंधित यानी खुद के काम को महत्व देने से जुड़ी थी लेकिन बाद में चूंकि उसमें नैतिकता का तत्व जोड़ दिया गया तो ये एक आध्यात्मिकता की ओर मुड़ गई और ये आध्यात्मिक लक्ष्यों की तरफ जो है व्यक्ति को ले गई। अब आता है 8वें नंबर पर परिवर्तनशीलता। जो वर्ण व्यवस्था जो थी हालांकि इसकी जो प्रकृति है वो अपरिवर्तनशील नहीं है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति अपनी योग्यता और कुशलता में वृद्धि कर लेता है यानी उसे बढ़ा लेता है तो व्यक्ति अपनी वर्ण की सदस्यता को बदल सकता है। जाति में इस तरह की व्यवस्था नहीं है कि व्यक्ति को अपनी जाति बदलने का अधिकार हो, लेकिन वर्ण व्यवस्था एक तरह से खुली हुई व्यवस्था है जहाँ व्यक्ति अपनी योग्यता और गुणों में वृद्धि करके अपने जो वर्ण को बदल सकता है। यानी कि अगर वो निम्न वर्ण का है तो वो अपने जो है गुणों को बढ़ाकर अपनी योग्यता में वृद्धि करके दूसरे वर्ण का सदस्य बन सकता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो वर्ण व्यवस्था थी वो पूरी तरीके से खुली हुई व्यवस्था थी और ये सामाजिक स्त्रीकरण की ऐसी व्यवस्था थी जहाँ पूरी तरीके से व्यक्ति को अपने कर्तव्यों को पूरा करने के साथ साथ अपने गुणों को निखारने का मौका दिया जाता था।